टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स पार्ट 8 में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आर ए पार्ट ऑफ। क्या कहते हैं कि प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण एवं सूचना संबंधी प्रतिवेदन एक हिस्सा होते हैं। अब देखिए रिपोर्ट्स में कौन कौन सी रिपोर्ट दे रखी हैं। ऑप्शंस में ए फाइनेंशियल रिपोर्ट है वित्तीय प्रतिवेदनों में, बी है ऑपरेटिंग रिपोर्ट परिचालन प्रतिवेदनों में, और सी बोथ फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड ऑपरेटिंग रिपोर्ट वित्तीय एवं परिचालन दोनों प्रतिवेदनों का, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम जो ये प्रबंधकीय प्रतिवेदन है, इसके जो ये कंट्रोल रिपोर्ट होती है, सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये इसके क्या होती हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं जो कि ऑडिटर उन चीज़ों को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करता है, और ऑपरेटिंग रिपोर्ट का ये सब पार्ट ही होते हैं ना। तो ये जो लिखा हुआ है कि नियंत्रण एवं सूचना संबंधी प्रतिवेदन जो है वो प्रबंधकीय प्रतिवेदन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैनेजीरियल स्किल इंक्लूड्स। अब प्रबंधकीय कौशल में सम्मिलित होते हैं कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित है प्रबंधकीय कौशल में। तो देखिए ए है टेक्निकल स्किल तकनीकी कौशल, बी डायग्नोस्टिक स्किल नैदानिक कौशल, सी पॉलिटिकल स्किल राजनीतिक कौशल, और डी ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए मैनेजर को सारी चीज़ों से होकर के गुजरना पड़ता है, इसलिए ऐसा मानते हैं कि ये जो भी स्किल्स हैं वो सभी मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, मैनेजमेंट की स्किल का पार्ट होते हैं। इस प्रकार से ये मैनेजरियल स्किल में शामिल होते हैं, और यहाँ पर डी इज द राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग और प्रतिवेदन के सामान्य सिद्धांत हैं। अब कोई भी प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है जो प्रस्तुत करी जाती है, तो उसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए है कंपैरिजन है, बी कंसिस्टेंसी संगतता है, करेक्टनेस परिशुद्धता है। अब कंपैरिजन का मतलब कि प्रतिवेदन को ऐसा रिपोर्ट होना चाहिए कि जो साल दर साल के उसको जो भी रिपोर्ट्स हैं उनसे कंपेयर करा जा सके, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो चीज़ें हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, जब तक कि कोई ऐसी जो है उससे बेनिफिट ना होने वाले तब तक उनको चेंज नहीं करेंगे, और सी करेक्टनेस तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो प्रतिवेदन के जो प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग है वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग है, वो ये तीन के तीनों हैं। इस प्रकार से डी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट आर यूजफुल फॉर। आंतरिक प्रबंधकीय प्रतिवेदन उपयोगी होते हैं। तो देखिए आंतरिक प्रबंधकीय प्रतिवेदन किसके लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, बी फंक्शनल मैनेजमेंट है, सी ऑपरेटिंग मैनेजर्स है, और डी ऑल ऑफ द एबव है। देखिए तो टॉप मैनेजर्स के लिए, फंक्शनल मैनेजर्स के लिए, ऑपरेटिंग मैनेजर्स के लिए, शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों के लिए, कार्यात्मक प्रबंधकों के लिए, परिचालन से संबंध के लिए, और डी ऑल ऑफ द इन सभी के लिए। तो आंतरिक प्रबंधकीय प्रतिवेदन सभी के लिए उपयोगी होते हैं। तो डी इज द इसका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य करता है, ये परिभाषा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन देखिए पी कोटलर, एच कूंज, और सी ऑप्शन है आर सी डेविस, और डी है ओडोनल। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो डेफिनेशन है वो दी गई है आर सी डेविस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस। अब फंक्शंस की बात करें, मैनेजमेंट को किससे डिफाइन किया जाता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस के द्वारा। अब फंक्शंस की बात करें तो वहाँ पे कौन कौन से फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आती हैं, और मैनेजमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं उसके फंक्शंस के द्वारा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसने दी है। ऑप्शन देखिए ए एडम स्मिथ, बी जॉर्ज टेरी, सी पीटर एफ ड्रेकर, और डी हेनरी फेयोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीटर एफ ड्रेकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो ये कह रहे हैं कि किसके द्वारा प्रोपगेटेड है, किसके द्वारा प्रतिपादित प्रसारित किया गया है।
तो देखिए सन 1950 में एक अल्फ्रेड सीलान नाम के व्यक्ति थे, अल्फ्रेड सीलान, ठीक है, अल्फ्रेड सीलान। तो अल्फ्रेड सीलॉन नाम के व्यक्ति जिन्होंने जो है ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को प्रतिपादित किया था, उन्होंने ये तकनीक को विकसित करी थी। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट को और उसके एम्प्लॉयज को दोनों को उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, जिससे कि वो एक ही दिशा की तरफ आगे अग्रसित होकर के गोल्स को, ओरिएंटेड गोल्स को अचीव कर सकें। तो ये 1954 में एक बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा, 1954 में एक बुक लिखी गई थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, और वो लिखी थी पीटर एफ ड्रकर ने, जिसमें इन्होंने इसको डिटेल में बताया था। तो इस तरह से डी इज द राइट आंसर, पीटर एफ ड्रकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनरी फ्यूल इज नोन एज, हेनरी फ्यूल जिनका जो है जन्म जो है वो कब हुआ था, 1841 में जन्म हुआ था, और इनकी डेथ कब हुई, 1925 को, ठीक है, 1841 से लेकर के और 1925 तक के हैं। और ये जो है एक माइनिंग में जो है इंजीनियर थे, और उस दौरान में इन्होंने क्या करा था, उस माइनिंग की जो वित्तीय पोजीशन थी वो बहुत ख़राब थी, ठीक है, ऐसा समय था कि जो है बैंकरप्सी के कंडीशन पे थे। लेकिन इन्होंने उसको जब ज्वाइन किया था, धीरे धीरे अपने जो प्रिंसिपल के द्वारा उसमें काफ़ी सुधार किया, और सन जो है इन्होंने 1888 में लगभग जो है क्या किया कि उसको काफ़ी मतलब अच्छे पोजीशन पर ले आए। जब उन्होंने छोड़ा था तो उस टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन पे थी वो कंपनी जो है ना। तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने बहुत सारे ये 14 प्रिंसिपल के लिए जाने जाते हैं, और 14 प्रिंसिपल जो इन्होंने विकसित किया है, तो ये जो है क्या कहलाए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के फादर ऑफ मैनेजमेंट भी ये कहलाए। और इन्होंने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो इसके लिए जो है हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शंस में आप देखेंगे तो ए लिखा हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए FW टेलर जाने जाते हैं, FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है, ठीक है। और रेशनलाइजेशन भी ऑप्शन में दिया है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ग्रुप डायनेमिक्स। तो ये जो है डी इज द इसका राइट आंसर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द, नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है, क्या है, ऑप्शन देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, बी गोल्स ऑफ मैनेजमेंट है, सी रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट है, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैनेजमेंट पॉलिसी फार्मूलेशन इज ए पार्ट ऑफ। अब पॉलिसी फार्मूलेशन का काम क्या होता है, पॉलिसी कहाँ पे बनाई जाती है, उसका काम जो है कि मैनेजमेंट के किस फंक्शन में होता है। तो आप देखिए ऑप्शन क्या लिखा हो, प्लानिंग, बी डायरेक्टिंग, सी कोऑर्डिनेटिंग, डी कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है, नियोजन, यहाँ पे काम क्या होता है, फोरकास्टिंग का। यहाँ पे मैनेजमेंट के सारे जो है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट बेसिकली अगर देखा जाए तो फोरकास्टिंग का काम होता है। वहाँ पर चीज़ों की जो भी रूपरेखा बनाई जाती है कि ये काम कैसे होगा, उस पर अपने अपने विचार रख करके उसको फाइनलाइज किया जाता है। अब डायरेक्टिंग का काम क्या होता है कि जो भी फंक्शनल मैनेजर हैं तो वो डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है वो डायरेक्शन का काम करते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब आप समझिए कि कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, मैनेजमेंट का सार है, समरी है, एसेंस है। क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, अच्छा प्लानिंग को क्या बोलते हैं कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। प्लानिंग का मतलब क्या है कि आप आगे की तरफ देखते हो। और ये जो है कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग को बोलते हैं कि लुकिंग बैक, मतलब पीछे देखिए आप कि जो चीज़ों आपने प्लान किया था, ऑर्गेनाइजिंग किया था, डायरेक्ट किया है, तो वो सारी चीज़ें सही आ रही हैं। और कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो जो भी आपके ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग सारा कुछ है, तो अगर वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि अगर आपस में जो भी उनके मैनेजर्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयज हैं, अगर आपस में ये डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो उनके रिजल्ट्स जो गोल ओरिएंटेशन है वो नहीं हो पाएगा, वो अचीव नहीं कर पाएंगे रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और डी की बात है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, लुकिंग बैक है, मतलब पीछे देखना
कि जो चीज़ें हम लोगों ने प्लान किया था सारी चीज़ें वैसे चल रही या नहीं चल रही। तो देखिए इन मैनेजमेंट पॉलिसी फार्मुलेशन इज ए पार्ट ऑफ, अब नीति निर्धारण का काम किसका है, ये प्लानिंग का है, और 10 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक पूर्वानुमान की तकनीक है। व्यावसायिक पूर्वानुमान का मतलब समझिए कि जब कभी कहते हैं कि जब हम कभी किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ को करने चलते हैं तो पहले उसकी रूपरेखा अपने मन मस्तिष्क में बनाते हैं, उसके बाद ही वैसा ही काम करने की कोशिश करते हैं। तो जो पूर्वानुमान की बात की, व्यावसायिक पूर्वानुमान का पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी व्यावसायिक पूर्वानुमान की तकनीक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन देखिए क्या है, ए बजटिंग बजटन है, बी प्रॉफिट प्लानिंग है, लाभ नियोजन, सी डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड, लागत मानकों का निर्धारण, डी प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल। अब आप देखिए हम लोग जब आगे की तरफ बढ़ेंगे किसी भी काम को लेकर के तो उसमें बजट जरूर बनाएंगे कि कितना जो है हमारा बजट है, उसके अंतर्गत कितना खर्चे आना चाहिए, कितना क्या है, सारा कुछ डिटेल्स इसमें होगा। और प्रॉफिट प्लानिंग के बारे में भी सोचेंगे कि भाई प्रॉफिट का हमारा आगे प्लान क्या है, कितना परसेंटेज हम प्रॉफिट चाह रहे हैं कॉस्ट पे या सेल्स पे, जो कुछ भी है। और डिटरमाइनिंग द कॉस्ट स्टैंडर्ड, कॉस्ट स्टैंडर्ड को तो फाइंड आउट करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग क्या आना चाहिए, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड होगा जिसे हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। और ये देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस स्टैंडर्ड से हम बिलो चले जा रहे हैं, अगर बिलो जा रहे हैं तो हमारे लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं यहाँ तक कि इनको तो हम क्या करेंगे, पहले ही सोच लेंगे, पहले ही नीति निर्धारण करेंगे। जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो पहले ही डिसाइड करेगा। लेकिन जो प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कब क्या होता है भाई, साल भर आपका बीत जाता है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं फिर वो एनुअल जनरल मीटिंग में और कंपनी की मीटिंग में उसको सामने रखा जाता है। तो देखिए ये ऐसा काम, ये जो बाद का काम, बाकी सारे काम क्या है कि जो है वर्क स्टार्ट करने से पहले, जो है कोई भी काम है उसको स्टार्ट करने से पहले ही हम उसके बारे में निर्धारित करेंगे। तो इसीलिए डी इज द राइट आंसर। डी कहते हैं कि ये पूर्वानुमान की तकनीक नहीं है, पूछा गया है तो ये तकनीक नहीं है। डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्लानिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स हैज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ चीज़ें सीक्वेंसेज में रखी गई हैं, है ना। तो जरा सीक्वेंसेज को देखते हैं। ए में लिखा है कि जॉब इन्फॉर्मेशन, पहले कार्य सूची प्राप्त होगी, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन, कार्य का वर्णन होगा, फिर कार्य का मूल्यांकन होगा। अब बी में देखिए लिखा होगा कि जॉब इवेल्युएशन होगा, फिर जॉब इन्फॉर्मेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, कार्य मूल्यांकन, फिर कार्य सूचना, फिर कार्य का वर्णन। अब सी देखिए कार्य का वर्णन, कार्य मूल्यांकन, कार्य सूचना, और डी नन ऑफ देबो। तो आप देखिए इनमें से कि जैसे कार्य की सूची, पहले तो इन्फॉर्मेशन होगी ना, उसके बाद फिर उसके बारे में डिटेल में जाएंगे, और डिटेल में जाने के बाद ही वो काम जब होगा तो उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है, कार्य का मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन पहले हो नहीं सकता है, क्योंकि पहले तो हमारे पास सूची हो, हम उस चीज़ को डिस्क्रिप्शन में समझें, उसके बाद उसका इवेल्युएशन करेंगे ना। और ऐसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को पहले रखा गया और इन्फॉर्मेशन को बाद में रखा गया है कि जॉब की इन्फॉर्मेशन बाद में होगी, डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन पहले हो जाएगा। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एक ऑर्डर फिट समझ में आ रहा है वो यही है कि जॉब इन्फॉर्मेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके बाद जॉब इवेल्युएशन। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक कदम है। अब देखिए इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा संगठन प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक कदम है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस पे। ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस, नियोजन के आधार की स्थापना करना। बी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण। और सी इंटरनल कोऑर्डिनेशन, आंतरिक समन्वय। डी जॉब इवेल्युएशन, कार्य मूल्यांकन। तो कहते हैं संगठन प्रक्रिया जो चलती है, यानी कि जो एक रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज़ का और बॉस का, जहाँ पर चीज़ें जो है एक दूसरे के हेल्प से चल रही हैं, तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है संगठन प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम है। तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस, नियोजन के आधार की स्थापना जो है वो तो पहले ही हो जाएगी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही कि नियोजन के आधार की स्थापना करना। बी डेलीगेशन ऑफ, अधिकार अंतरण हो गए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जब
कोई भी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अपने जो भी काम को है सौंपने के क्या बोलते हैं, असाइनिंग। तो सुपीरियर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट को कार्य को सौंपना, लेकिन उस कार्य की जिम्मेदारी यानी कि अकाउंटेबिलिटी अपने पास रखना। उसकी कार्य की जो जिम्मेदारी होगी वो किसके पास में रहेगी, वो सुपीरियर के ही पास में रहेगी। उसके लिए जिम्मेदार सबऑर्डिनेट नहीं होता। इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। इंटरनल कोऑर्डिनेशन आप समझते हो, आंतरिक समन्वय है, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट वो आपस में जो है कोऑर्डिनेशन रखे। और जॉब इवैल्यूएशन का मतलब हो गया कि भाई कार्य जो भी है तो कार्य का उसका इवैल्यूएशन करना, उसका मूल्यांकन करना है। तो देखिए यहाँ पर इनमें से संगठन प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम सबसे ज़्यादा जो जरूरी वर्क है वो है बी इज द राइट आंसर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वर्क यूनिट्स आर ग्रुप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। किसी संगठन के भीतर कार्य इकाइयों या समूहों के गठन के माध्यम से श्रम विभाजन को कहते हैं। तो संगठन के भीतर भाई कार्य इकाइयों या समूह, अब ग्रुप्स होते हैं और कार्य इकाइयाँ होती हैं, यानी कि यूनिट्स होते हैं, वर्क की यूनिट्स होते हैं। तो माध्यम से श्रम विभाजन करते हैं। श्रम विभाजन का मतलब डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क किस में करते हैं कि स्पेशलाइजेशन के तौर पे जो यूनिट्स, जो लेबर, जो ग्रुप ऑफ पर्सन जिस तरह का काम कर लेते हैं उनको डिवाइड करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, वर्क को असाइन करना ही ये कार्य का विभाजन हो गया। और कार्य का विभाजन के साथ समूहों का गठन भी हो गया कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जो कि उस पर्टिकुलर वर्क को अच्छे से कर सकते हैं तो उनको हम ग्रुप करते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि कार्य का विभाजन यहाँ की बात करी गई है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, है ना। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा, ए कंट्रोल लिखा हुआ है, नियंत्रण करना, बी वर्टिकल स्पेशलाइजेशन लंबवत विशिष्टीकरण, सी हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन है क्षैतिज विशिष्टीकरण, और डी कोऑर्डिनेशन समन्वय। तो यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन। देखिए क्या है कि जब फंक्शंस में जो वर्क को डिवाइड करते हैं उनके बीच में, है ना, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में वर्क को डिवाइड करते तो उसको बोलते हैं कि क्षैतिज विशिष्टीकरण बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर गोल्स फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अधिकांश संगठनों के लिए प्रमुख लक्ष्य है। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो उनका प्रमुख लक्ष्य क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए, सोसाइटल पर्सनल एंड आउटपुट, बी सोसाइटल आउटपुट एंड सिस्टम, सी पर्सनल एंड इम्पर्सनल, डी नन ऑफ दीज। क्या बोलते हैं इसमें कि पहला क्या होता है, सामाजिक और निजी उत्पादन है, फिर दूसरा सामाजिक है और उत्पादन प्रणाली है, तीसरा है निजी और अवैयक्तिक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहले क्या होता है कि भाई सामाजिक, समाज को ध्यान, क्योंकि जो भी वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं वो कहाँ से आते हैं, वो सारे के सारे समाज से ही होकर के आते हैं। और जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह सारा कुछ बनता है वो समाज के लिए ही होता है। ठीक है। तो सामाजिक और उत्पादन प्रणाली की बात करें तो ये प्रमुख इनका गोल होता है, मेजर गोल्स होता है, इनका प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज, लोकतांत्रिक संगठन का उच्चतम प्रारूप है। ए है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखीय संगठन, बी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन, सी कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी संगठन, डी स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पर जो लोकतांत्रिक संगठन की बात कर रहे हैं कि उसका उच्चतम प्रारूप, ये सब ही लोकतांत्रिक संगठन का है, लेकिन उच्चतम प्रारूप की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, समिति संगठन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द एलिमेंट नॉट नेसेसरी इन ईच ऑब्जेक्टिंग अंडर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं ऐसे टॉपिक के बारे में कि एमबीओ जो है ये अल्फ्रेड सीलान के द्वारा दिया गया था। 1950 में ये तकनीकी का विकास किया गया था और 1954 में द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो है ये बुक दी गई थी किसके द्वारा, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। तो उन्होंने इसमें इस चीज़ को जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में ये बताया कि कैसे जो है अगर संस्था के यानी कि जो है मैनेजमेंट और जो कि एम्प्लॉयज उनके बीच के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर होते हैं तो काम करने में और गोल को अचीव करने में जो है काफ़ी मदद मिलती है, वो सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो इनका जो दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक उद्देश्य में आवश्यक तत्व नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है क्या कहा गया कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक उद्देश्य में आवश्यक तत्व
नहीं है। तो जरा ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ। ए है कॉस्ट एलिमेंट लागत तत्व, बी ह्यूमन रिलेशन एलिमेंट मानवीय संबंध तत्व, और सी टाइम एलिमेंट समय तत्व, और डी मेजरेबल एलिमेंट। तो देखिए ये क्या है कि इसमें जो कॉस्ट एलिमेंट है, ठीक है, ये जो कॉस्ट एलिमेंट दिया गया है, कॉस्ट एलिमेंट में ही ये दोनों एलिमेंट आते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन एलिमेंट है, टाइम एलिमेंट है, या मेजरेबल एलिमेंट्स, सॉरी, ये तीन के तीनों एलिमेंट किसके अंतर्गत आते हैं? कॉस्ट एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में ही डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर जो भी पूछा गया है कि नेसेसरी द एलिमेंट नॉट नेसेसरी इन ईच ऑब्जेक्टिंग अंडर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिंग, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक उद्देश्य में आवश्यक तत्व नहीं है, वो क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज डेवलप्ड कैपेसिटी टू अडॉप्ट एंड चेंज इज डिस्क्राइब्ड एज, जो संघ अनुकूल बनाने और परिवर्तन को क्षमता विकसित कर लेता है, इसे कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वास्तविक संगठन है, बी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन शिक्षार्थी संगठन, डी डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन विकासशील संगठन, डी चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन परिवर्तनीय संगठन। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज डेवलप्ड कैपेसिटी टू अडॉप्ट एंड चेंज इज डिस्क्राइब्ड एज, कहते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ऐसा संगठन है और वो क्या कर लेता है कि चीज़ों को संघ अनुकूल बनाने और परिवर्तन क्षमता को विकसित करना। आप देखिए कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी ऐसा है जो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे जो है चेंज कर ले, संस्था को अनुकूल बना ले और परिवर्तन, अनुकूल करना और परिवर्तन करना, ये किस चीज़ का लक्षण हो सकता है, ये कैसे आ सकता है? तो जब आप किसी चीज़ को लर्निंग पे लाएंगे, आप जो है उसको सीखेंगे और सीखने के बाद ही उसको अनुकूल भी कर सकते हो और परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, सी डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन और चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर शिक्षार्थी संगठन ही ऐसा है जो कि ऐसा कुछ कर सकता है कि चीज़ों को अपने अनुकूल बना ले और परिवर्तन क्षमता का विकास भी कर ले, ठीक है। हमारा आज का 19 क्वेश्चन है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर। अब देखिए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी ऐसे जो भी मैनेजर्स हैं तो उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। अब वो अगर उनको एक्सप्लेन करेंगे और करने की कोशिश करेंगे तो पूरा काम उनसे नहीं हो पाएगा। तो करते क्या है कि वो अपने अंतर्गत जो है और अदर फंक्शनल उनके यहाँ मैनेजर्स रख दिए जाते हैं या कर्मचारी रख दिए जाते हैं, जो कि उनके द्वारा काम जो भी करना है तो उसको वो एक्सप्लेन कर देते हैं और बाकी लोग उसको कंप्लीट करके देते हैं। तो यहाँ पर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर, कहाँ के लिए बढ़िया है? तो स्मॉल इंटरप्राइजेज, भाई छोटे उपक्रमों के लिए नहीं ठीक होगा, क्योंकि छोटे उपक्रमों क्या होता है, खर्चे बहुत सारे बढ़ जाएंगे। अब मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। कॉटेज इंटरप्राइजेज आप देख रहे हो कि कुटीर उपक्रम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि उनके मेन चीज़ है कि इससे एक्सपेंसेज बढ़ जाएंगे और उतना काम होता नहीं है। लार्ज साइज इंटरप्राइज जो है, इसका लार्ज इंटरप्राइजेस के लिए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन से कहा गया लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो जो मेन मैनेजर्स हैं वो लाइन है और उनके जो है स्टाफ जो है जो उनको दिए जाते हैं काम कराने के लिए, तो वो स्टाफ जो है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सी इज द राइट आंसर, लार्ज साइज इंटरप्राइजेस के लिए ये अच्छा होगा, ठीक है। बाकी सबके लिए क्या हो जाएगा, ये खर्चीला हो जाएगा, उनके जो है कॉस्ट को बढ़ा देगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का 20 इन एन इंटरप्राइज द ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। तो ऑप्शन देखिए लिखा हो, ए टॉप मैनेजमेंट और बी मिडिल मैनेजमेंट और सी लोअर मैनेजमेंट और डी ऑल ऑफ द अबव। तो किसी उपक्रम में संगठन देखिए सबसे होता है, संगठन नाम ही है कि संगठन का मतलब हो गया कि सारे लोगों का गठन, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो किसी भी उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है, सारे के सारे ही मैनेजमेंट के सारे जो है उच्च प्रबंध हो चाहे मध्यम प्रबंध हो चाहे निम्न प्रबंध हो, ये सब मिल करके संगठन को बनाते हैं। इस तरह से डी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे आपसे हम इसके पार्ट 9 में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.